हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाई डियर लर्नर्स। वी आर बैक विद अनदर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे एबनॉर्मल साइकोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। लेकिन अगर आपने अभी तक एबनॉर्मेलिटी और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को नहीं देखा है देन प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो बिफोर दिस वीडियो, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आज के वीडियो में हम एबनॉर्मल साइकोलॉजी और डिफरेंट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का जो क्लासिफिकेशंस होता है कैसे किया जाता है इस बारे में बात करेंगे। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है फॉर क्लास 12 फॉर ऑल दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है, या फिर आप एबनॉर्मेलिटीज़ के बारे में कुछ भी पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बेसिक टॉपिक पे बात करेंगे, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे अबाउट एबनॉर्मल साइकोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। बट बिफोर वी स्टार्ट आई वुड लाइक टू लेट यू नो कि दीज आर आर सोशल मीडिया हैंडल्स जिस पर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस पर्टिकुलर पीडीएफ को रिसीव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहीं पर आपको ये हमारा कंटेंट मिल पाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आज की क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। जैसा कि आप इंट्रोडक्शन में देख चुके हैं, एबनॉर्मल साइकोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे। एबनॉर्मेलिटी की बात हम पहले ही कर चुके हैं, ये मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। साथ साथ जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको एक्सप्लेन करती चलूँगी। इसके बाद हम बात करेंगे कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का जो क्लासिफिकेशन होता है किन बेसिस पर होता है, जिसमें डीएसएम और आईसीडी जो है वो आपको अभी दिखाई दे रहा है क्या है, आगे ज़रूर बात करेंगे डिटेल में, वहाँ पर हम ये भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है एबनॉर्मल साइकोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी क्या होती है। आपने साइकोलॉजी के बारे में इतना बेसिक आप ज़रूर जानते हैं कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर एंड डिफरेंट कॉग्निटिव एबिलिटीज़, मेंटल एबिलिटीज़ जिनके बारे में हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। लेकिन अगर वो चीज़ डेविएट हो जाए, अगर पर्सन का बिहेवियर जो है वो नॉर्मल ना रहकर अपने रूट से, अपने पाथ से डेविएट हो जाए, तब हम उस बिहेवियर को अबनॉर्मल बिहेवियर कहते हैं। लेकिन इस पूरे बिहेवियर को हम साइकोलॉजी की किस ब्रांच में पढ़ते हैं? जी हाँ, जिस ब्रांच में हम इन सारे चीज़ों को पढ़ते हैं वही एबनॉर्मल साइकोलॉजी होती है। एबनॉर्मल साइकोलॉजी साइकोलॉजी की एक ब्रांच है, लाइक अदर ब्रांचेस। जैसे आपने बहुत सारी ब्रांचेस पढ़ी हैं साइकोलॉजी की, उसी तरीके से एबनॉर्मल साइकोलॉजी ह्यूमन के एबनॉर्मल बिहेवियर की वो स्पेसिफिक ब्रांच है जो पर्सन के डिफरेंट इमोशंस, थॉट्स, बिहेवियर, इन सब के पैटर्न्स पर फोकस करती है कि कोई भी पर्सन किस तरह से अपनी लाइफ में चेंज होता है ओवर अ स्पैन ऑफ टाइम, किस तरह से वो बदल जाता है, किस तरह से उसके हम बिहेवियर में, उसके थिंकिंग प्रोसेस में चेंजेस फील करते हैं। अगर वो चेंजेस उसकी डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस के अकॉर्डिंग ही चल रही होती हैं तब तो वो पर्सन नॉर्मल है, वो अपनी एज के अकॉर्डिंग बिहेव कर रहा है। लेकिन अगर कोई पर्सन 40 ईयर्स का होके भी 25 ईयर्स के पर्सन की तरह से बिहेव करता है, अडल्ट की तरह से बिहेव करता है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उसकी ग्रोथ में कमी है, कुछ ना कुछ उसकी डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। इन सारी चीज़ों को बहुत ही डीपर लेवल पे जाके स्टडी किया जाता है, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन और लो आईक्यू जैसे कॉन्सेप्ट भी निकल कर आए हैं। तो नॉर्मल और एबनॉर्मल के बीच में डिस्टिंक्शन करने का काम जो कौन करता है, ये साइकोलॉजिस्ट करते हैं, साइंटिस्ट करते हैं जो इस फील्ड में वर्क करते हैं। एबनॉर्मल साइकोलॉजी साइकोलॉजी की कोई बहुत ईजी या सिंपल सी ब्रांच नहीं है। इसमें कॉम्प्लेक्स मेंटल एबिलिटीज़, कॉग्निटिव एबिलिटीज़, इसके अलावा इमोशनल लेवल पर जितने भी फंक्शनिंग होती है, बिहेवियरल लेवल पर जितने भी इश्यूज होते हैं, इनकी डीपर स्टडी की जाती है। तो ये है एबनॉर्मल साइकोलॉजी की। एबनॉर्मल साइकोलॉजी साइकोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें पर्सन के एक बिहेवियर के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में डिफरेंट स्टडीज़ की जाती हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। लेट मी रिकॉल ऑल दैट कि हमने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में पहले क्या बात की है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बर्थ लेते हैं फ्रॉम अ वेरी रेगुलर कॉन्टीन्यूअस एक्सपेंशन ऑफ एबनॉर्मेलिटी। अगर किसी पर्सन का जो एबनॉर्मल बिहेवियर है ओवर द टाइम खुद ही ठीक हो जाता है, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन बहुत स्ट्रेस में है और थोड़े टाइम के बाद उसका स्ट्रेस भी चला जाता है और उस पर्सन का खुद का भी जो है विल पावर बहुत अच्छी है, तो वो उसको हैंडल कर लेता है, तो उसकी एबनॉर्मेलिटी धीरे धीरे वो नॉर्मल फंक्शनिंग में आ जाएगा और वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन व्हाट इफ द पर्सन इज कॉन्टिन्यूसली सफरिंग और फेसिंग द एबनॉर्मेलिटी, और वी कैन से द डिफिकल्ट सिचुएशन, एंड बिकॉज ऑफ दैट द पर्सन इज फेसिंग फीलिंग एबनॉर्मल। पर्सन जो है वो एबनॉर्मेलिटी की तरफ जब कॉन्टीन्यूअस एक्सपोजर में जाता है तो और भी चीज़ें उसके बिहेवियर में, उसकी कॉग्निटिव एक्शंस, उसके मेंटल एक्शंस में फ़र्क दिखने लगता है, जिसकी वजह से
वो पर्सन एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो करने लगता है और वो पैटर्न नॉर्मल नहीं होता, जो बर्थ देता है किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी में, मेंटल लेवल पर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को। तो उन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की डिग्री कम या ज़्यादा हो सकती है। डिग्री का मतलब इंटेंसिटी, कि किसी पर्सन, कुछ लोग मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं तो उनको प्रॉब्लम उतनी जल्दी कैच नहीं करती, उनको जो स्ट्रेस है या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी उन पर अपना अटैक नहीं कर पाती। लेकिन अगर पर्सन मेंटली बहुत वीक है, उसका आईक्यू भी बहुत कम है, वो इमोशनली भी बहुत वीक है, उसको सोशल सपोर्ट भी नहीं मिल रही है, तो ऐसे लोग डिफरेंट सिचुएशंस को जल्दी हैंडल नहीं कर पाते और उनको जल्दी और ज़्यादा लेवल पर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। अब इस डिग्री को क्लासीफाई करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम हर पर्सन को पर्सनली तो नहीं जानते। इवन दो इफ़ अ पर्सन इज़ अ साइकोलॉजिस्ट और अ साइकियाट्रिस्ट, डॉक्टर भी है अगर, तो भी वो अपने हर क्लाइंट को, हर पेशेंट को पर्सनली तो नहीं जानता। तो ऐसे में उस पर्सन का पूरा असेसमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट या फिर जो डिफरेंट सोशल वर्कर्स होते हैं, ये लोग डिफरेंट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को क्लासीफाई करने की ज़रूरत समझते हैं। उसी के बेसिस पर ये बता भी पाते हैं कि पर्सन साइकोलॉजिकली किस हद तक वीक या स्ट्रांग है। लेकिन जो DSM और ICD है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, DSM इज़ द डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। एक मैनुअल जिसकी हेल्प से डॉक्टर्स, साइकियाट्रिस्ट, ये सभी लोग बता पाते हैं कि पर्सन को जो भी प्रॉब्लम है वो क्या है, किस हद तक है। ये DSM से वो क्लासीफाई करते हैं। देन कम्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेज। इसमें डिसीजेस का क्लासिफिकेशन होता है, उनको क्लासीफाई किया जाता है। तो DSM और ICD दो मेन जो है वो क्लिनिकल फीचर्स इनके अंदर होते हैं डिसऑर्डर्स के, और उनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि पर्सन के अंदर जो प्रॉब्लम है वो प्रेजेंट है, अगर है तो कितनी ज़्यादा है, अगर नहीं है तो फिर वो पर्सन किस तरह से किस हद तक एब्नॉर्मैलिटी को फेस कर रहा है। ये सारी चीज़ें इसके थ्रू बताई जाती है। एक एक करके हम दोनों को समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे DSM की। DSM आपकी बुक में, क्लास 12th की बुक में स्पेशली DSM-5 का जिक्र है। DSM-5 क्या है? दिस इज़ द 5th वर्जन ऑफ DSM विच इज़ कॉल्ड द लेटेस्ट वर्जन। इस लेटेस्ट वर्जन में DSM-5 में क्या है? ये एक मैनुअल है, जैसा कि नाम है, मैनुअल फॉर असेसमेंट एंड डायग्नोसिस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स एंड डज नॉट इंक्लूड इन्फॉर्मेशन और गाइडलाइंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिसऑर्डर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको DSM के बारे में पता होनी चाहिए। ये एक मैनुअल है जिससे हम मेंटल डिसऑर्डर्स के असेसमेंट और डायग्नोसिस का पता करते हैं, लेकिन इसके थ्रू हम किसी भी तरीके की ट्रीटमेंट की गाइडलाइन यहाँ पर अवेलेबल नहीं होती हैं। ये एक ऐसी हैंडबुक है विच इज़ वाइडली यूज्ड बाय डिफरेंट क्लिनिक्स, साइकियाट्रिस्ट और इन द यूनाइटेड स्टेट्स टू डायग्नोज साइकियाट्रिक इलनेस। उसका पता लगाने का काम ये करती है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि DSM के थ्रू आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। आपको एक बुक दी जाए मान लीजिए, तो आप ये पता कर पाएंगे कि इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं, राइट, क्या क्या है उसमें। तो यही तरीका है ऐसे समझने का। इसको APA ने पब्लिश किया था, विच इज़ अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन। ये भी एक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, कि APA ने इसे पब्लिश किया था। एंड दिस कवर्स ऑल कैटेगरीज ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स फॉर बोथ अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन। छोटे बच्चों से लेके अडल्ट्स तक के लिए जो भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स होते हैं उनकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। क्योंकि एक ही डिसऑर्डर की, मैंने आपको पहले भी बताया कि एक ही डिसऑर्डर बहुत हायर लेवल पे भी हो सकता है, बहुत लोअर लेवल पे भी हो सकता है। उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो पर्सन की खुद की स्ट्रेंथ, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं मेंटली तो कोई प्रॉब्लम आपको जल्दी ट्रिगर नहीं कर पाएगी। तो आपकी भी जो मेंटल हेल्थ है वो मैटर करती है। आपकी विलिंगनेस, आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है वो भी मैटर करती है। तो इन चीज़ों को कैटेगराइज किया जाता है थ्रू DSM। इट कंटेन्स डिस्क्रिप्शंस। तो क्या क्या होता है इसमें ये भी हम समझ सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस, सिम्टम्स एंड अदर क्राइटेरिया नेसेसरी फॉर डायग्नोसिंग मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। पर्सन के अंदर वो जो प्रॉब्लम है वो प्रेजेंट है, एब्सेंट है, ये पता करा जा सकता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लूँगी। मान लीजिए आप एक फिजिशियन के पास जा रहे हैं, आपके पेट में दर्द हो रहा है या कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, वॉमिट आ रही है, एनीथिंग। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आप उनसे कहते हैं कि सर मुझे लगातार वॉमिट आ रही है। तो डॉक्टर आपको बोलेंगे कि आपने कल रात क्या खाया था, आप कई दिनों से कुछ ऐसा तो नहीं खा रहे हैं जो बहुत स्पाइसी है, या फिर आपका जो कुछ भी चीज़ें वो आपसे बेसिक पूछेंगे। उन सिम्टम्स के बेसिस पर ही वो आपको बता पाएंगे
कि आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल यही चीज़ है डीएसएम में कि पर्सन के सिम्टम्स को टैली किया जाता है, मैच किया जाता है कि क्या जो सिम्टम्स हैं, जो डिस्क्रिप्शंस है सिम्टम्स का, क्या वो किस लेवल पर मैच हो रहे हैं। उसी के बेसिस पर बताया जाता है कि किसी भी पर्सन के अंदर वो जो प्रॉब्लम है वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है। ये आप समझ लीजिए, सबसे आसान तरीका है समझने का। तो इट ऑल्सो कंटेन्स स्टैटिस्टिक्स कंसर्निंग विद जेंडर which is most affected by the illness, the typical age of onset of the effect of treatment and common treatment approaches। बेसिक बातें जो किसी भी प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के लिए ज़रूरी होती हैं, वैसे भी नाम भी है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल। तो इसमें डायग्नोस करने के लिए भी एक तरीका होता है, रास्ता होता है, बाकी एक स्टैट्स भी होती है, एक कैलकुलेशन बेस्ड ये अप्रोच होती है जिसकी हेल्प से, जिसका डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब हम हिस्ट्री ऑफ डीएसएम बात करेंगे कि डीएसएम की हिस्ट्री क्या है। ये 7 टाइम्स अपडेट हुआ है और फर्स्ट टाइम ये 1952 में पब्लिश हुआ था। इस समय जो हम देख रहे हैं वो DSM 5 है और ये 2013 में आया था। इसके अंदर 157 डायग्नोसिस हैं जिनको आइडेंटिफाई किया जाता है जो किसी पर्सन के अंदर। जो पिछले हमारे पास डिफरेंट वर्जन्स हैं उनका हम यूज़ करते हैं या नहीं, ये कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि आखिर इनका क्या होता है। तो हर एक जो वर्जन था वो कुछ स्पेसिफिक कह सकते हैं कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को लेकर बनाया गया था। DSM 5 जो लेटेस्ट वर्जन है इसमें प्रेजेंट सिनेरियोज को देखते हुए पर्सन की मेंटल इलनेस को, जो भी आज के समय में लोग ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं उनको देखते हुए इसको अपडेट किया गया है। क्योंकि आप जानते हैं ना, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है लोगों की मेंटल इलनेस का जो है वो एक क्राइटेरिया भी चेंज होता जा रहा है। तो अब DSM 5 को फॉलो किया जाता है जो कि 2013 में लास्ट अपडेट हुआ था और हमारे सामने आया था और इसके अंदर 157 नंबर ऑफ डायग्नोसिस है। बाकी का डेटा भी आप अपने नॉलेज के लिए सेव कर सकते हैं, याद करके रख सकते हैं, आपके काम आ सकता है। आगे हम बढ़ेंगे और बात करेंगे ICD की। अब ICD क्या है? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेज। ICD जो है वो उसका 10th रिवीजन जो है वो हमारे सामने है प्रेजेंट में जो यूज़ होता है। ICD is the 10th revision of the International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. ICD-10 is a medical classification list by the World Health Organization। देखिए वहाँ पे APA ने उसको डिफाइन किया था, जबकि यहाँ पे WHO ने डिफाइन किया है। WHO ने एक मेडिकल क्लासिफिकेशन लिस्ट दी है जिसको हम इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेज कहते हैं। इट कंटेन्स कोड्स फॉर डिसीजेज, साइन एंड सिम्टम्स, abnormal findings, complaints, social circumstances and external causes of injury or diseases। यहाँ पे हर एक डिसऑर्डर के लिए एक डिस्क्रिप्शन होता है, एक क्लिनिकल फीचर होता है। तो आप देखिए ये वो वाला सिचुएशन हो गई कि जब डॉक्टर ने आपसे सिम्टम्स पूछे, जब आपसे पूछा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, आपने बताई, उनके बेसिस पर जो आपकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई वो DSM के थ्रू हुई, जबकि ICD के थ्रू उसके आगे की बात हुई। अब डॉक्टर को पता चल गया कि आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो इंडाइजेशन के केस में और आपकी एज में उन्हें आपको क्या मेडिसिन देनी चाहिए, क्या जो है वो साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं अगर आप वो मेडिसिन का कॉम्बिनेशन जो है, सारी चीज़ों के बारे में क्या क्या चीज़ें आपको मिलनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें ICD के थ्रू पता चलती हैं। For each disorder, a description of the main clinical features or symptoms and of other associated features including diagnostic guidelines is provided in this। इसको हम क्लासिफिकेशन ऑफ बिहेवियरल एंड मेंटल डिसऑर्डर्स भी कहते हैं ICD-10 को। तो दिस इज ICD-10। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी। एबनॉर्मल साइकोलॉजी के बारे में आज आपने डिस्कस किया कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी एक साइकोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें ह्यूमन के एबनॉर्मल बिहेवियर को पढ़ा जाता है। लेकिन एबनॉर्मल बिहेवियर कब स्टार्ट हुआ, आखिर कहाँ से जो है उसके बारे में कहा गया, कब ऐसा हुआ पहली बार, या कौन सी एरा से ये चीज़ें स्टार्ट हुई। तो इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसके पार्ट 1 को हम नेक्स्ट वीडियो में पहले लेंगे और बात करेंगे कि एबनॉर्मल बिहेवियर की एकदम बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल बिगनिंग से हम बात करेंगे कि कैसे एबनॉर्मल बिहेवियर ने बर्थ लिया और वो एबनॉर्मल बिहेवियर आज साइंटिफिक टर्म्स में किस तरह से देखा जाता है। वो तो हम पार्ट 2 तक पहुँच कर ही आपको बता पाएंगे, लेकिन फिलहाल नेक्स्ट वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इस PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बेसिक नॉलेज है जो आपको पता भी होनी चाहिए और
इसको ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है. कीप लाइकिंग द वीडियो, कीप सपोर्टिंग लाइक यू ऑलवेज डू. थैंक यू सो वेरी मच. सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.